हेलो स्टूडेंट। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लासेस तक जो हमने टॉपिक क्लियर कर लिए हैं वो हमने कर लिए हैं कि विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण दिए गए उन सभी को हम कर चुके हैं, जिसमें हमने अरस्तु का, थियोफ्रस्टस का, इसके अलावा कैरोलस लिनियस का हमने एक वर्गीकरण किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने बेंथम हुकर, आइकलर, एंगलर प्रेंटल, इसके अलावा ओसवाल्ड टिप्पो, इसके अलावा हमने एक वर्गीकरण किया था हैकल का थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने कॉपलैंड का किया था फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने किया था आर.एच. व्हिटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। और कल तक की लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो किया था सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यानी कि विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा जो जीवों का वर्गीकरण किया गया उन सभी वर्गीकरण को हम देख चुके हैं। तो आज की क्लासेस से हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, जिसके अंतर्गत 5 जगतों को रखा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब इन सभी को एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक होंगे, तो आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार जो जीवों का वर्गीकरण किया गया, जिसमें पहला जो किंगडम जिसका नाम है मोनेरा, दूसरा जगत जिसका नाम प्रोटिस्टा, तीसरा जगत जिसका नाम फंजाई, नेक्स्ट चौथा जिसका नाम प्लांटी और लास्ट पांचवा एनिमेलिया। एक एक करके हम इन सभी जगतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इन जगत के अंतर्गत जो एग्जाम्पल रखे गए एनसीईआरटी के अनुसार हम सभी एग्जाम्पल को भी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका चैप्टर चल रहा है सेकंड नंबर का चैप्टर, इस सेकंड नंबर के चैप्टर में हम ये 3 जगत करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। फिर आपके थर्ड नंबर के चैप्टर में है प्लांटी और फोर्थ नंबर के चैप्टर में होगा एनिमेलिया। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज से जो हम पहला टॉपिक करेंगे आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार, तो उसका नाम है किंगडम मोनेरा, जगत मोनेरा। तो चलिए समझते हैं इन टॉपिकों को। देखिए बेटा, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं वो कैसे हैं, एक कोष की है, यूनिसेलुलर, एवं कैसे हैं प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जीव रखे गए हैं। तो ध्यान से बेटा, वैसे तो मैं छोटी छोटी चीज जो है पिछले क्लासेस में बहुत कुछ बता चुका हूं, लेकिन इसमें हमें बहुत डिटेल में मोनेरा के बारे में करना है। तो देखिए बेटा, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं वो कैसे हैं, एक कोष की हैं, और वो कैसे जीव हैं, वो प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में यहां बात करें तो इसके बारे में छोटी चीज तो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, लेकिन यहां पर हमें ये शब्द बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अब इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ चीजें सुनी बेटा, ध्यान से सुनना कि चैप्टर नंबर जो आपका सेकंड चल रहा है, इस चैप्टर नंबर सेकंड में एनसीईआरटी के अनुसार उसमें मोनेरा के अंतर्गत जो है वो 3-4 तरह के जीव बता रखे हैं। एक है बैक्टीरिया, जिसके अंतर्गत है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, एक है ब्लू ग्रीन एल्गी और एक है माइकोप्लाज्मा। इन्हीं चारों टॉपिक को हम करने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली में आपकी एनसीईआरटी किताब में सेकंड नंबर के चैप्टर में इन चारों जीवों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर प्रोकैरियोटिक के बारे में नहीं है। क्लियर? तो इसी प्रोकैरियोटिक के बारे में जो है वो चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कोशिका, उस कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक के बारे में लिखा हुआ है। अब चैप्टर नंबर 8 को अभी तो हम कर नहीं सकते, पर हमें ये सीखना है कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जैसी चीज जो है वो शब्द क्या है। तो आपको ये प्रोकैरियोटिक जो चीज है उसको आपको पहले सीखना है, भले ही वो चैप्टर नंबर 8 में। तो पहले मैं आपको किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो जीव रखे गए हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, इनको करें उससे पहले हमें ये जानने कि ये प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं और इनके मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें यही सीखना है। और आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने जब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन करवाया था तो लास्ट में 2 शब्द लिखे थे, और 2 शब्द क्या थे वो आपको याद हो कि प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा जो शब्द है वो 2 वैज्ञानिकों ने दिए। एक का नाम था क्रिस्टेंसन और दूसरे का नाम था डॉल्टी। ये 2 वैज्ञानिक तो ये थे। इसके अलावा एक वैज्ञानिक जिसका नाम था सीबी बॉन नील, उन्होंने सजीवों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों में बांटा था। तो इसलिए आपको पहले यह सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, तो यानी कि इनके लक्षण क्या होते हैं। तभी हम मोनेरा के अंतर्गत जो जीव रखे गए उनके बारे में बहुत अच्छा अध्ययन कर पाएंगे।
पर एक चीज और, जब कभी चैप्टर नंबर 8 आ जाएगा तो उसमें भी प्रोकैरियोट के बारे में आएगा, तो जब वहां आएगा तो वहां भी हम करेंगे, लेकिन पूरा सब कुछ जो है चैप्टर नंबर 8 का हो चाहे चैप्टर नंबर 2 का हो, वो पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक जो चीज है वो सारा का सारा मैं आज की वीडियो में आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो जब चैप्टर नंबर 8 होगा तो उसमें हम करेंगे जरूर, लेकिन उतना डिटेल में नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि सारा टॉपिक हम यहां क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मोनेरा के अंतर्गत जो जीव रखे गए उनको करने से पहले हम करेंगे ये प्रोकैरियोट्स के लक्षण क्या होते हैं। देखिए जरा, प्रोकैरियोट्स के लक्षण। ठीक, तो बेटा देखिए जरा ध्यान से, ये जो प्रोकैरियोटिक शब्द लिखा हुआ है प्रोकैरियोट्स, तो जरा देखिए, प्रो का मतलब यहां होता है प्रिमिटिव, यानी कि प्राचीन। क्लियर? नेक्स्ट कैरियोटिक या कैरियोट्स का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है कैरियन, और कैरियन को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है केंद्रक। तो कैसा केंद्रक? प्राचीन केंद्रक, यानी कि एक ऐसी कोशिका जिस कोशिका के अंदर गुणसूत्र तो पाए जाते हैं, लेकिन उस गुणसूत्र के चारों तरफ जो है वो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, और जिस कोशिका में केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है, ऐसी कोशिका को क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। क्लियर? तो अब हम इस प्रोकैरियोट के जो छोटे छोटे जितने भी लक्षण हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। अभी के लिए मैंने आपको ये क्लियर किया है ये प्रोकैरियोट शब्द का मतलब क्या है। अब एक एक करके लक्षण देखिए आप। देखिए बेटा, जब भी आप किसी कोशिका का अध्ययन करते हैं तो क्या देखते हैं कि जैसे ही आपको किसी ने बोला कि कोशिका, तो कोशिका शब्द बोलते ही आप सटाक से एक गोले वाली संरचना बना लेते हैं। वैसे तो मैं आपको बोल दूं कि अधिकांश जितने भी जीव होते हैं उनमें कोशिकाएं गोलाकार ही होती हैं, लेकिन कुछ कोशिकाएं चपटी, कुछ घनाकार, कुछ स्तंभाकार। चूंकि यहाँ प्रकृति की बात चल रही है तो एग्जाम्पल के लिए हम कुछ इसी तरीके से समझते हैं। तो जब भी हम किसी कोशिका के बारे में देखते हैं तो पता चलता है कि कोशिका के ऊपर एक संरचना होती है जिसके नाम बोलते हैं हम कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। तो हम जानेंगे कि प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है या नहीं, अगर होती है तो वो किसकी बनी होती है। फिर दूसरे नंबर पर आता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। फिर हम यहां ये पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो बनी होती है प्रोकैरियोट में वो किसकी बनी होती है। उसके बाद अंदर ये छोटी छोटी जो चीज है ये तो आपने 8वीं 9वीं 10वीं में भी किया है कोशिका जैसी संरचना के बारे में। अंदर जो आता है फिर आता है वो कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य के अंदर आपने संरचनाएं पढ़ी होंगी जैसे कि है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, हरितलव, ऐसी संरचनाएं आपने सुनी होंगी। तो बता दूं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में ऐसी संरचनाएं मिलती हैं या नहीं मिलती, तो जब एक एक करके लक्षण करूंगा तब हम इसकी बात करेंगे। फिर ऐसे ही आप पढ़ोगे कि इनके कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। तो हम बात करेंगे कि इनके जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि गुणसूत्र के चारों तरफ जो है वो केंद्रक झिल्ली जो है नहीं पाई जाती। तो हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को यहां पर क्लियर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ध्यान से टॉपिक को समझना बेटा, इससे इस टॉपिक की वजह से प्रोकैरियोट्स के लक्षण की वजह से मोनेरा तो क्लियर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा जैसे जीव रखे गए, तो उनके बारे में अच्छा खासा अध्ययन तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपको यह पता हो कि अगर वो जीव प्रोकैरियोटिक है तो उनके मुख्य लक्षण होते क्या है, तभी आपके क्लियर हो पाएंगे। और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 8 का भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो चलिए करते हैं, प्रोकैरियोट की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति को करें उससे पहले आपको मैं कुछ उदाहरण लिख देता हूं कि प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत किस किस का हम बाद में अध्ययन करेंगे। मैं कुछ उदाहरण आपको एक तरफ लिख देता हूं। देखो बेटा, इसके अंदर एक तो आएगा जिसका नाम है आर्की बैक्टीरिया, एक आएगा जिसका नाम है यू बैक्टीरिया, एक जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, और एक जिसको हम पढ़ेंगे जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। एक एक करके बाद में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप देखो कि प्रोकैरियोट्स के जो लक्षण कर रहे हैं, जिसका पहला लक्षण कर रहे हैं जिसका नाम है
कोशिका भित्ति। तो देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। बेटा ध्यान से चीजों को समझना, क्योंकि ऐसी चीजें जो मैं करवा रहा हूं वो आपके किताब में नहीं है। देखिए इसके अलावा देखो जरा ध्यान से कि प्रोकैरियोट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है पेप्टिडो ग्लाइकन या म्यूरिन की। किसकी बनी होती है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। और ये दोनों कुछ और नहीं, ये म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार है। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना बेटा, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको, तो समझो कि प्रोकैरियोट्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है, जो कि म्यूकोपेप्टाइड का एक प्रकार है। जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन है क्या? क्योंकि ध्यान से सीखना बेटा कि पेप्टिडोग्लाइकन की संरचना के दो भाग होते हैं। अब दो भाग कौन कौन से होते हैं जरा देखना। पहला जो भाग होता है उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। इसको समझने से आपको समझ में आ जाएगा पेप्टिडोग्लाइकन है क्या, पॉलीसैकेराइड। और दूसरा जो होता है वो होता है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। अब देखिए बेटा इस चीज को आप सीखो, उससे पहले मैं आपको कुछ और बता रहा हूं। देखिए बेटा जब आप 11 का चैप्टर नंबर 9 करेंगे तो चैप्टर नंबर 9 का नाम है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल। तो इसके अंतर्गत आपको कुछ टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा दूसरा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है प्रोटीन। तीसरा टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है लिपिड। और चौथा एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। तो जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में जो पहला होता है उसका नाम होता है मोनोसैकेराइड। दूसरा जो टॉपिक पढ़ोगे उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा जो टॉपिक पढ़ोगे उसका नाम है पॉलीसैकेराइड। और देखो ये पॉलीसैकेराइड यही लिखा हुआ है, ये रहा शब्द। तो पॉलीसैकेराइड जो है वो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको छोटा सा और समझा दूं कि मोनोसैकेराइड के अंतर्गत एक एग्जांपल समझा रहा हूं, आपने पक्का ये एग्जांपल सुना होगा जिसका नाम है ग्लूकोज। क्लियर बेटा? तो ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार की क्या है? मोनोसैकेराइड है। तो मोनोसैकेराइड से ही आपकी कौन सी सैकेराइड बनती है? ओलिगोसैकेराइड। जैसे अगर मैं बात करूं, आपने अगर ये नाम सुन रखा हो किसी ने, बच्चों ने, माल्टोज, अगर आपने ये नाम सुन रखा हो, माल्टोज है। इसके अलावा एक और आपने सुन रखा हो जिसका नाम है सुक्रोज। ये माल्टोज और सुक्रोज कुछ और नहीं, वो क्या होती हैं? ओलिगोसैकेराइड, जो कि बेसिकली डाइसैकेराइड कही जाती हैं। तो ओलिगोसैकेराइड जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? मोनोसैकेराइड की। वैसे ही बहुत सारी, ध्यान सुनना बेटा, मोनोसैकेराइड से जब ओलिगोसैकेराइड बनती है तो 2 मोनोसैकेराइड जुड़ने से, 3 से, 4 से या 5 से, ऐसे ही 9 मोनोसैकेराइड अगर जुड़ती हैं तो बनती हैं ओलिगोसैकेराइड। लेकिन अगर 9 से ज्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ी हुई हैं तो जो शर्करा बनती है उस शर्करा को बोला जाता है पॉलीसैकेराइड। क्लियर? तो बहुत सारे, जैसे कि आपने, मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं पॉलीसैकेराइड में, पक्का ये एग्जांपल आपने सुने होंगे। एक एग्जांपल जिसका नाम है स्टार्च, एक सुना होगा आपने ग्लाइकोजन, एक एग्जांपल सुना होगा सेलुलोज। ये कुछ और नहीं है, पॉलीसैकेराइड ही है। और ये जो सब बनती हैं वो मोनोसैकेराइड के बहुलक से ही बनती हैं। क्लियर? तो एक्चुअली में पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? ये मोनोसैकेराइड के बहुलक कहे जाते हैं। तो जरा इधर आइए कि मैं आपको करवा रहा हूं कि प्रोकैरियोट की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की। और पेप्टिडोग्लाइकन की संरचना के कितने भाग होते हैं? 2। तो पहला आया पॉलीसैकेराइड। तो अब आपको ये पता चल गया कि पॉलीसैकेराइड क्या है। तो अब मैं आपको बता दूं कि प्रोकैरियोट की जो कोशिका भित्ति में जो पॉलीसैकेराइड होता है उस पॉलीसैकेराइड में कौन कौन से मोनोसैकेराइड होते हैं। सीखिए, इसको हम बाद में करेंगे, पहले ये देखिए कि पॉलीसैकेराइड में कौन कौन सी चीजें होती हैं। पॉलीसैकेराइड में एक होता है ग्लूकोज, इसके अलावा एक होता है गैलेक्टोज, इसके अलावा एक होता है मैनोज। क्लियर? 3 तो ये चीज होती है। इसके अलावा कुछ होता है एमिनो शुगर। तो ध्यान से बेटा कि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, उनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की है, जिसकी संरचना के 2 भाग हैं। पहला भाग जो है वो है पॉलीसैकेराइड। तो इनका जो पॉलीसैकेराइड बना होता है वो किसका बना है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और एमिनो शुगर इकाइयों का बना हुआ है।
क्लियर बेटा यहां पर। नेक्स्ट दूसरा जो टॉपिक मैं आपको करवाना वाला था उसका नाम था अमीनो एसिड। जैसे मैंने आपको लिखा है यहां पर कि पेप्टिडोग्लाइकन की संरचना के कितने भाग, दो। तो एक होता है पॉलीसेकेराइड और एक होता है अमीनो एसिड। अब इसको भी जरा यहां देख लो। देखो जब चैप्टर नंबर 9 हो रहा होगा तो उसमें प्रोटीन भी आएगा। तो मैं बता दूं प्रोटीन का जो निर्माण है वो होता किससे है, वो अमीनो एसिड से ही होता है। यानी जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं बहुत सारे, जैसे सुनो, जैसे एक अमीनो एसिड आपस में जुड़ेगा दूसरे अमीनो एसिड से, फिर तीसरा ऐसे ही जुड़ेगा किससे, और तीसरा अमीनो एसिड से। ऐसे ही जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं तो एक प्रोटीन की श्रृंखला का निर्माण होता है। और जब दो अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है जिसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। डिटेल में तो हम जैव अणु में करेंगे, अभी तो केवल छोटा मोटा समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें यहां जरूरत है। और देखो ये क्या लिखा हुआ है, म्यूकोपेप्टाइड। तो यहां लिखा हुआ ना पेप्टाइड, तो ये अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने की वजह से। तो इसका मतलब यह है कि जो पेप्टिडोग्लाइकन लिखा हुआ है इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है और इसमें प्रोटीन या तुम कह सको तो अमीनो एसिड भी होता है। तो ये रहा अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट है पॉलीसेकेराइड, नेक्स्ट अमीनो एसिड है यानी कि प्रोटीन वाला ये अमीनो एसिड। इसी कारण इसके बीच में कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, तभी मैंने बोला था म्यूकोपेप्टाइड। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रोकैरियोटिक के जो पेप्टिडोग्लाइकन में अमीनो एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैं कुछ अमीनो एसिड के नाम लिख रहा हूं। पहला है जिसका नाम है एलेनिन, दूसरा जो है उसका नाम है लाइसिन, नेक्स्ट तीसरा जो है उसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो ऐसे कुछ अमीनो एसिड हैं, ऐसे तो 20 प्रकार के होते हैं, पर प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति में नॉर्मली 3 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, एलेनिन, लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड। क्लियर बेटा। अब ध्यान से मुझे आपको इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना है कि प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति में जो पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और माइनस, इन तीनों का अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो इन तीनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब तीनों का होता तो एक है, बस इनकी संरचना क्या होती है, अलग अलग होती हैं। पर यहां पर जरा देखिए ये एक नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है एमिनो शुगर। जरा इसको सीखिए बेटा। ध्यान से देखना बेटा एक चीज, बेटा देखो ये एमिनो शुगर जो होते हैं ये कुछ और नहीं होते, ये मोनोसेकेराइड के डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी कि व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न। अब ये क्या है जरा देखो, मैं आपको यहां पर ग्लूकोज की एक रिंग स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर जरा देख रहे बेटा इसको। देखो ग्लूकोज की जब रिंग स्ट्रक्चर बनाई जाती है कुछ इस तरीके से बनेगी। जैसे मैंने आपको बोल दिया था ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। क्लियर बेटा, इसको देखिए जरा। ये केमिस्ट्री में भी काम आती है, बायोलॉजी में तो है ही, आपके बायोलॉजी के 9 नंबर के चैप्टर में। देखो बेटा इस तरीके से ग्लूकोज की एक रिंग स्ट्रक्चर होती है। अब इस ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर में क्या, जरा देखना ध्यान से, ये है कार्बन नंबर फर्स्ट, ये है कार्बन नंबर सेकंड। तो इसमें होता क्या है कि ये तो ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर है, पर यहां मैंने लिख रखा है एमिनो शुगर। और एमिनो शुगर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड के क्या कहे जाते हैं, व्युत्पन्न कहे जाते हैं। मैं कुछ एमिनो शुगर के एग्जाम्पल आपके लिए लिखूंगा, पर यहां समझा रहा हूं, पहले उसका देखिए। तो होता क्या है कि ग्लूकोज के सेकंड नंबर के कार्बन से ये OH ग्रुप हट जाता है और उसकी जगह जुड़ा होता है एक एमिनो ग्रुप, ये एमिनो ग्रुप जुड़ा होता है। और इस तरीके से जो बनता है ये मोनोसेकेराइड का क्या होता है, यानी ग्लूकोज का एक डेरिवेटिव्स होता है और उसी को बोला जाता है एमिनो शुगर। तो मैं कुछ एमिनो शुगर के आपके उदाहरण लिख रहा हूं, बेहद इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए कौन कौन से हैं। एक है जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्लियर बेटा। एक और लिख दे रहा हूं मैं जिसका नाम है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये दोनों आपके क्या हैं, ये आपके व्युत्पन्न हैं, ये कहे जाते हैं आपके एमिनो शुगर। तो अब डिटेल में पूरा समझिए। हम कर रहे हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है, या म्यूरिन के डेरिवेटिव्स की बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है, और ये दोनों कुछ और नहीं म्यूकोपेप्टाइड के ही क्या है, एक प्रकार है। फिर मैंने आपको सिखाया था कि जो पेप्टिडोग्लाइकन लिखा हुआ है ये होता क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैंने बताया कि पेप्टिडोग्लाइकन की संरचना के 2 भाग होते हैं, एक होता है पॉलीसेकेराइड और एक होता है
अमीनो एसिड। फिर मैंने आपको सिखाया था पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो बने किसके होते हैं, मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। तो पता चला कि प्राकृतिक कोशिकावृत्ति में पॉलीसेकेराइड किसका बना होता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और अमीनो शुगर का बना होता है। तो ये तीनों तो आपके लिखे हुए सीधे सीधे मोनोसेकेराइड है, लेकिन कुछ मोनोसेकेराइड ऐसे भी होते हैं जो कि उसके व्युत्पन्न होते हैं, जैसे कि अमीनो शुगर। उसके दो उदाहरण मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, एन एसिटाइल ग्लूकासामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये कुछ और नहीं, अमीनो शुगर होते हैं। और इन चारों चीजों से मिलकर ही क्या बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन की पॉलीसेकेराइड बनती है। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरा पेप्टिडोग्लाइकन का भाग होता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनते हैं, आपको पता ही है। तो अमीनो एसिड जो होते हैं वो कोशिकावृत्ति में कौन कौन से पाए जाते हैं, एलेनिन, लाइसिन और ग्लूटामिक एसिड जैसे एलेनिन आपके पाए जाते हैं अमीनो एसिड। तो समझे आप कि प्रकृति की जो कोशिकावृत्ति बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन के दो भाग होते हैं, एक होता है पॉलीसेकेराइड और एक होता है अमीनो एसिड। क्लियर बेटा। अब देखो ये चीज तो आपको पता चल गई। जैसे एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा जैसे मैंने आपके सामने जीव लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए बात कर ले कि जैसे कि यू बैक्टीरिया की अगर हम बात कर रहे होते तो यू बैक्टीरिया की जो कोशिकावृत्ति है वो किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। और अगर पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है तो पॉलीसेकेराइड भी है और अमीनो एसिड भी है। लेकिन इनके अलावा भी, ध्यान सुनना, इनके अलावा भी इनकी कोशिकावृत्ति बनाने में कुछ और भी चीजें भाग लेती हैं। अब वो कौन सी है उनको भी देखो जरा। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है, इसलिए आपको इसको इतने ही डिटेल्स में करना पड़ेगा, तभी आपको ये प्रकृति की संरचना के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान होगा। देखिए बेटा, मैं कुछ पदार्थ के और नाम लिख रहा हूं। एक है जिसका नाम है डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड। क्लियर बेटा। और अब जरा देखना, एक तो ये है, इसके अलावा एक है जिसका नाम है म्यूरेमिक एसिड, दूसरा नेक्स्ट, तीसरा जो है वो है टिकॉइक एसिड। तो ये तीन चीजें और हैं जो कोशिकावृत्ति बनाने में भाग लेती हैं। दो तो वो थे ही, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। ये देखो डाई अमीनो पाइमेलिक जो एसिड होता है, अब देखो यहाँ एसिड लिखा हुआ है तो होने को तो ये एक प्रकार का क्या है, अमीनो एसिड ही है, यानी कि अमीनो अम्ल है। लेकिन ये ऐसा अमीनो अम्ल है जो प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता, प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता। इसलिए इस प्रकार के अमीनो एसिड को जो बोला जाता है वो बोला जाता है एप्रोटीनस अमीनो एसिड। क्लियर बेटा। और अब ये डाई अमीनो पाइमेलिक जो एसिड होता है ये सभी प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता। तो ये किस में पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है ये पाया जाता है यू बैक्टीरिया में। इसके अलावा अगर पाया जाता तो किसमें पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नील हरे शैवाल में। देखो जरा, एक और एक दो, इन दोनों में ये नहीं पाया जाता है। अच्छा, जब मैं ये चैप्टर आगे बढ़ रहा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यू बैक्टीरिया के जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये बैक्टीरिया दो प्रकार के, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है जब हम आगे कर रहे होंगे, जब मैं आपको यू बैक्टीरिया करवा रहा हूं ना तब बताऊंगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है। बस इतना समझो कि यू बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो मैंने क्या बताया कि कोशिकावृत्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन में दो भाग होते हैं, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड, ये भी कर लिया। पर इसके अलावा भी कुछ और पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें पहला है डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। ये जो पाया जाता है वो केवल किसमें, यू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में ही पाया जाता है, बाकी और आपके प्रोकैरियोट्स में ये नहीं पाया था। दूसरा है म्यूरेमिक एसिड। ये म्यूरेमिक जो एसिड होता है, ये म्यूरेमिक एसिड भी नॉर्मली किसमें ही पाया जाता है, ये यू बैक्टीरिया में, और किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा तीसरा जो लिखा हुआ है टिकॉइक एसिड, ये जो होता है ये भी पाया जाता है, लेकिन केवल और केवल किस में, ग्राम पॉजिटिव यू बैक्टीरिया में। ये ग्राम नेगेटिव में और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होता है। क्लियर बेटा। तो आपने सबसे पहला एक टॉपिक किया है प्रकृति की कोशिकावृत्ति। तो प्रकृति कोशिकावृत्ति किसकी है, पेप्टिडोग्लाइकन की। पेप्टिडोग्लाइकन के कितने भाग होते हैं, दो, एक होता है पॉलीसेकेराइड, एक होता है अमीनो अम्ल, दोनों कर लिए। इसके अलावा भी अगर कुछ पाया जाता है कोशिकावृत्ति बनाने में तो डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड और टिकॉइक एसिड नाम के पदार्थ भी पाए जाते हैं। क्लियर, इतना कुछ कर लिया। अब और सीखिए, अभी कोशिकावृत्ति खत्म थोड़ी ना हुई है। आपको लग रहा था ना इसमें कुछ नहीं है, देखिए
शायद ही आपने ये टॉपिक पढ़े हो या किसी चैनल पर करवाए गए हो, तो इसलिए सीख लो। अगर करवाए गए बहुत अच्छी वाली बात है, नहीं करवाए तो यहां सीख लो। देखिए बेटा, अब देखो आपने देखा कि प्रकृति की जो कोशिकाभित्ति है, मतलब बनी हुई है पेप्टिडोग्लाइकन की, अलजीवी पदार्थ है। जो ये नॉर्मल तुम देखते हो ना कि पादप की जो कोशिकाभित्ति है वो बनी होती है सेलुलोज की, नेस्कबक की कोशिकाभित्ति है वो बनी होती है काइटिन की। वो आगे वाले पार्ट्स में हम करेंगे, तो उनके पार्ट्स आपने नाम सुने भी होंगे, सेलुलोज, काइटिन, पर शायद ये प्रकृति का नाम ना सुना हो कि पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है। और इसके अलावा आपने देखा पेप्टिडोग्लाइकन में पॉलीसेकेराइड भी है, अमीनो अम्ल भी है, और अभी 3 नाम और लिखे थे, डाई अमीनो पाइमेलिक म्यूरेमिक एसिड, इसके अलावा टिकॉइक एसिड, दुनिया भर के बहुत सारे पदार्थ हैं। इसी कारण प्रकृति की जो कोशिकाभित्ति होती है वो कैसी होती है, जटिल। जरा देखो जा कि प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति जटिल होती है। प्रोकैरियोट की कोशिका भित्ति कैसी होती है, जटिल होती है। और यही वो कारण है, ध्यान सुनना, यही एक कारण है, यानी कोशिका भित्ति का जटिल होना ही वो कारण है जो कि इनके प्राचीन यानी कि प्रिमिटिव लक्षण को दर्शाता है। क्योंकि आगे चल के जब आप देखोगे कोशिकाभित्ति जो है वो सेलुलोज की या काइटिन की बनी होती है, तो वो जटिल नहीं है। लेकिन प्रकृति की कोशिकाभित्ति कैसी है, जटिल। और ये कोशिकाभित्ति का जटिल होना ही इनके प्रिमिटिव कैरेक्टर का आधार बनता है या प्राचीन लक्षण को दर्शाता है। क्लियर। नेक्स्ट एक चीज और सीखिए। अब आपने देखा कि प्रकृति की कोशिकाभित्ति सेलुलोज की बनी होती नहीं है, तो यानी कि देखिए जरा, इनकी कोशिकाभित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है। लेकिन अपवाद, अब ऐसे भी कुछ प्रोकैरियोट है जिनकी कोशिकाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अब वो कौन है, जरा देखिए। पहला अपवाद जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम, क्लियर। दूसरा जो है उसका नाम है एसिटोबैक्टर जाइलिनम, और लास्ट तीसरा है जाइमोसर्सिना। ये 3 और हैं आपके प्रोकैरियोट, 4 तो यही लिख रहे हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, 4 और हैं, एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम, एसिटोबैक्टर जाइलिनम और जाइमोसर्सिना। ये भी प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इनकी कोशिकाभित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, इनकी कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। क्लियर। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि प्रकृति की कोशिकाभित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको आंसर क्या ही देना है, आपको आंसर देना है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। क्लियर। लेकिन आपको आंसर नहीं देना है सेलुलोज की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वो कौन से जीव हैं या वो कौन से प्रोकैरियोटिक जीव हैं जिनकी कोशिकाभित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो आप ये उदाहरण दोगे एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम, एसिटोबैक्टर जाइलिनम और जाइमोसर्सिना। क्लियर हुआ। एक और चीज सीखिए। अब देखो, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं यही बात करते आ रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक में कोशिकाभित्ति पाई जाती है, लेकिन क्या कोई ऐसा प्रोकैरियोटिक है जिसमें कोशिकाभित्ति पाई ही नहीं जाती, यानी कि कोशिकाभित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो जरा देखिए, सेल वॉल एब्सेंट, तो वो कोई है, तो हां है, और वो जीव है ये माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिकाभित्ति नहीं पाई जाती है, इनकी कोशिकाभित्ति क्या होती है, अनुपस्थित। और इस तरीके से प्रोकैरियोटिक का पहला लक्षण हुआ जिसका नाम है कोशिकाभित्ति। क्लियर बेटा। ओके। अगर आपको ये समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो जब ये वीडियो आप देख लो तो एक बार वापस से देखना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद या तो किसी ये YouTube चैनल पर करवाया गया हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन नहीं करवाया तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए भी। और चैप्टर नंबर आपका कौन सा है, 9, उसके लिए। और चैप्टर नंबर बहुत है ऐसे जिनमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 8 यानी कोश का, उसके अंदर भी प्रॉपर्टी यूकैरियोट के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए उस चैप्टर के लिए भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी 11th 12th में प्रॉपर्टी यूकैरियोट भरा पड़ा है, तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में आना बहुत जरूरी है। तो पहला टॉपिक हुआ जिसका नाम है कोशिकाभित्ति। नेक्स्ट अगला देखते हैं जिसका नाम है कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो चलिए देखते हैं कि प्रोकैरियोट की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी हुई होती है। तो देखिए कि प्रोकैरियोट की जो कोशिका झिल्ली होती है वो यूकैरियोटिक जीवों के समान ही होती है, उसमें कोई अंतर नहीं है, यूकैरियोटिक जीवों के समान। और यूकैरियोटिक जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका झिल्ली, वो बनी होती है लाइपोप्रोटीन की, या जिसको सीधा लिख सकते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, और लिपोप्रोटीन में दो भाग होते हैं, एक होता है लिपिड प्लस एक होता है प्रोटीन। तो इसका मतलब कि प्रोकैरियोट की कोशिका भित्ति जो है वो बनी होती है किसकी, लिपोप्रोटीन की, क्योंकि यूकैरियोट की भी किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन, जिसमें दो भाग होते हैं लिपिड प्लस प्रोटीन। क्लियर बेटा। इसके अलावा एक चीज और सीखिए कोशिका झिल्ली में कि प्रोकैरियोट की जो कोशिका होती है, तो ये तो हो गया आपका कोशिका भित्ति, ये हम करवा चुके। नेक्स्ट इसका नाम है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ये भी आपको पता चल गया कि प्रोकैरियोट की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन। एक चीज और सीखिए कि प्रोकैरियोट में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो आप ये स्पेस देख रहे हो, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जो कि यूकैरियोट में पाए जाने वाले लाइसोसोम के समान होता है। मैं बता दूं आपको, जब आप यूकैरियोटिक कोशिका करोगे तो यूकैरियोटिक कोशिका में उसके कोशिका द्रव्य में एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम में जो है जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जो जटिल पदार्थों का क्या करते हैं, पाचन। तो देख लो यहाँ प्रोकैरियोटिक की कोशिका के कोशिका द्रव्य में लाइसोसोम तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है वो लाइसोसोम के समान ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ही एंजाइम पाए जाते हैं जो लाइसोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। तो अगर ऐसे एंजाइम्स हैं तो इसका मतलब यह है कि इनके पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो कि लाइसोसोम के समान होता है, तो वो भी क्या कर सकता है, जटिल पदार्थों का पाचन। क्लियर। तो ये हुआ आपका दूसरा टॉपिक जिसका नाम है कोशिका झिल्ली। तो प्रोकैरियोट में दो लक्षण हो चुके हैं, कोशिका भित्ति और दूसरा हो चुका है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट तीसरा देखिए, तीसरे का नाम है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देखिए बेटा, प्रोकैरियोट की जो कोशिका होती है, तो ये दोनों हो चुके हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये दोनों हो चुके। नेक्स्ट ये रहा कोशिका द्रव्य। क्लियर। अब ध्यान सीखना कि प्रोकैरियोट के कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। अब ये झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, ये पक्का आपने नाम सुन रखे होंगे। वैसे भी ये जो कोशिका वाला चैप्टर है आप छठवीं से करते आ रहे हो। देखो झिल्ली युक्त कोशिकांग के मैं कुछ नाम लिख देता हूं, पक्का आपने ये नाम सुने होंगे। जैसे कि होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपने सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक नाम और सुना होगा जिसका नाम है गोल्गी बॉडी, गोल्जी का है। क्लियर। और एक नाम जो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था लाइसोसोम्स। ऐसे ही एक पादपों की कोशिका में संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा ये सब जितनी भी मैंने संरचनाएं आपको लिखी हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ये सभी कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं जो कि झिल्ली युक्त होती हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोट में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोट के कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो फिर इनके कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, तो इनके कोशिका द्रव्य में अगर कोई कोशिकांग होता है तो वो झिल्ली विहीन कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे झिल्ली विहीन कोशिकांग, तो झिल्ली विहीन कोशिकांग का एक एग्जांपल मैं आपको लिख दूं, राइबोसोम। तो राइबोसोम इनके अंदर पाया जाता है जो कि 70S प्रकार के होते हैं।
अब ये 70S क्या होता है ये कभी अगली क्लास में हम देखेंगे, यहाँ जरूरत नहीं है, बस इतना सीख लो। ये S जो होता है वो होता है अपसाधन गुणांक। ऐसे ही यूकेरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S प्रकार के होते हैं। ये सब चीजें हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए नहीं है। तो आपने देखा कि प्रोकैरियोट के कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते, केवल क्या होते हैं, झिल्ली विहीन कोशिकांग जैसे कि राइबोसोम पाए जाते हैं। चलो मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको इस तरह से संरचना बना के छोड़ देता हूं। तो ये तो हो गया आपका कोशिका द्रव्य। अब देखते जाइए धीरे धीरे करके पूरी की पूरी एक कोशिका का अध्ययन हो जाएगा। कोशिका द्रव्य, मैस, इनके अंदर जो पाई जाती संरचना उसका नाम हो गया है राइबोसोम। ये दो चीजें आप सीख ही चुके हो, कोशिका भित्ति सेल वॉल, और ये भी आप सीख चुके हैं जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ इसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है इस स्पेस को भी आपने सीख लिया जिसका नाम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। धीरे धीरे करके कितने सारे आपके टॉपिक होते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पूरी की पूरी प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना हो जाएगी। नेक्स्ट अब फिर से देखिए, अभी कोशिका द्रव्य चल रहा बेटा। तो कोशिका द्रव्य में पहले आपने क्या सीखा कि इनके कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, झिल्ली विहीन कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे। देखो बेटा, नॉर्मली जब आप यूकेरियोटिक कोशिका का अध्ययन करते हो तो यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि उनका जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट होता है, यानी कि धुंधला नहीं होता। तो इधर देखिए जरा कि प्रोकैरियोटिक के कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक के कोशिका द्रव्य में जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, अस्पष्ट होता है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि केंद्रक जो इनका होता है वो कैसा होता है, इनका आभासी केंद्रक होता है। और आभासी केंद्रक को और भी आप बोल सकते हो, इस केंद्रक को बोला जाता है जीनोफोर, या इसी केंद्रक को एक नाम और बोला जाता है न्यूक्लियोइड। और ये इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, ध्यान सुनना कि आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को क्या कहा जाता है, कहा जाता है न्यूक्लियोइड, कहा जाता है जीनोफोर, या कह सकते हो आभासी केंद्रक। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इनका जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, अस्पष्ट यानी कि धुंधला होता है। क्लियर। नेक्स्ट एक चीज और सीख लीजिए। अब चूंकि आपको ये पता चला कि केंद्रक अस्पष्ट होता है तो अभी मैं बताऊंगा आपको कि इनके पास गुणसूत्र होते हैं। अभी रुक जाना। तो इनके केंद्रक की बात करें तो इसके ऊपर गुणसूत्र के चारों तरफ क्या नहीं पाई जाती, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। तो ये भी आपका लिख दो, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। तो इनके पास केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। क्लियर। नेक्स्ट इसके अलावा एक चीज और देखो आप जरा कि देखो जब आप यूकेरियोटिक कोशिका करते हो तो उनमें तो केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और उसके अंदर ही होता है गुणसूत्र। साथ ही साथ केंद्रक के अंदर एक संरचना और पाई जाती है जिसका नाम होता है केंद्रिका, जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो क्या ये प्रोकैरियोटिक में होती है, तो ना, ये भी प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती। तो केंद्रिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस, ये भी क्या होता है, अनुपस्थित। कितनी सारी चीजें सीख रहे हो आप। तो देखिए जरा कोशिका द्रव्य कैसा बताया मैंने कि एक तो बता दिया आपके कोशिका द्रव्य में झिल्ली कोशिकांग नहीं होते, झिल्ली विहीन होते हैं। फिर बता दिया इनका जो केंद्रक होता है अस्पष्ट यानी कि धुंधला होता है। इस कारण ऐसे केंद्रक को आभासी केंद्रक या जीनोफोर या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इनके केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती और इनके केंद्रक में भी अगर बात करें जो कि वैसे ही स्पष्ट होता है, उसमें केंद्रिका नाम की संरचना यानी कि न्यूक्लियोलस संरचना भी नहीं पाई जाती है। और चीज सीखिए अभी। देखिए जरा अभी मैंने आपको बताया कि भाई इनके पास गुणसूत्र तो है, चलो ठीक है गुणसूत्र है, लेकिन इनका जो गुणसूत्र होता है वो आभासी होता है। अभी आभासी का मतलब क्या है कि इनका गुणसूत्र आभासी कैसे है, यानी कि आप जरा देखो बेटा, बेसिकली अगर हम बात करें यूकेरियोटिक की तो यूकेरियोट का जो गुणसूत्र बना होता है तो गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के। अगर कोई भी गुणसूत्र बना है इन दोनों चीजों का, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, तो ऐसा जो गुणसूत्र है वो वास्तविक है। लेकिन अगर वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन में से किसी एक का नहीं है, कोई एक इनमें से नहीं है, तो इसका मतलब है वो गुणसूत्र कैसा है, आभासी। तो जरा इनका देखो कि इनके गुणसूत्र में क्या होता है। तो देखिए इनके पास जो डीएनए होता है ये आप देख रहे हो, आपने शायद कभी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक अगर देखा हो तो डीएनए की संरचना जो होती है वो डबल स्ट्रैंडेड होती है, ऐसी चेन में होती है। तो प्रोकैरियोटिक का जो गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड, साथ ही साथ होता है ये सर्कुलर, यानी कि कुछ जैसे मैं ये बार बार बनाता रहता हूं ना तो ये कुछ इस तरीके से होता है, एक दूसरे के ऊपर कुंडलित रहता है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड यानी कि नग्न
डीएनए। तो यानी कि डीएनए तो है, लेकिन कैसा? डबल स्ट्रैंड सर्कुलर नेकेड डीएनए, पर इनके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। तो इनके पास क्या है? इनके पास है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और इसी कारण इनका जो गुणसूत्र है वो कैसा गुणसूत्र है बेटा? आभासी गुणसूत्र है। और यही जो इनका गुणसूत्र होता है, ये जो गुणसूत्र होता है वो अपने चारों तरफ ही क्या हो जाता है? कुंडलित हो जाता है, और कुंडलित होकर एक आभासी क्षेत्र, एक आभासी या अस्पष्ट क्षेत्र, अस्पष्ट क्षेत्र या गुणसूत्रीय क्षेत्र का निर्माण करता है। और अभी कुछ देर पहले मैंने इसी अस्पष्ट क्षेत्र या आभासी क्षेत्र को एक नाम दिया था, न्यूक्लियोइड। और मैंने बोला था ना कि इनके केंद्रक को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है न्यूक्लियोइड? क्योंकि वो जो केंद्रक है वो कैसा था? आभासी, यानी कि वो एक तरह से देखा जाए तो वो अस्पष्ट केंद्रक था। तो जरा देखो कि इनका जो गुणसूत्र होता है वो कुंडलित होकर एक आभासी क्षेत्र या क्या बना लेता है? गुणसूत्रीय क्षेत्र बना लेता है। कहने का सीधा मीनिंग ये है कि अगर इसका सूक्ष्मदर्शी अध्ययन किया जाए तो ये जो पूरी कोशिका है ये तो स्पष्ट फिर भी दिखाई देती है, लेकिन जो इसका गुणसूत्र होता है तो जिस जगह ये प्रेजेंट होता है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, अस्पष्ट दिखाई देता है। और ऐसे ही भाग को, चूंकि इनका केंद्र की बोलोगे आप तो इनको केंद्र जो बोला जाता है, चूंकि वो अस्पष्ट होता है तो ऐसे भाग को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड बोला जाता है। तो ये दो तरह के क्वेश्चन हो सकता है। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोकैरियोट में जो केंद्रक पाया जाता है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोइड। या फिर यह भी हो सकता है कि प्रोकैरियोट में जो आभासी क्षेत्र पाया जाता है उस आभासी क्षेत्र का नाम क्या? उसका नाम भी न्यूक्लियोइड है, क्योंकि आभासी क्षेत्र ही तो इनका क्या है? केंद्रक, जो कि कैसा है? अस्पष्ट या कैसा है? आभासी। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, केंद्रक भी कैसा है? अस्पष्ट है। गुणसूत्र भी कैसा है? आभासी या अस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि इनका जो गुणसूत्र है वो हिस्टोन प्रोटीन का नहीं बना होता, उसमें क्या होती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से प्रोकैरियोट्स के लक्षण में आपने 3 कर चुके हो, कोशिका भित्ति हो चुकी, कोशिका झिल्ली हो चुकी, और तीसरा कोशिका द्रव हो चुका। अब क्या रह गया? जरा उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट अगला है गतिशीलता, मूवमेंट। तो ये चौथा लक्षण है प्रोकैरियोट का, कि क्या प्रोकैरियोट में गतिशीलता है, यानी कि वो गतिशील होते हैं या नहीं होते हैं, कि गतिशीलता पाई जाती है या नहीं। तो देखिए बेटा, गतिशीलता के आधार की अगर हम बात करें तो कुछ प्रोकैरियोट गतिशील होते हैं तो कुछ प्रोकैरियोट अगतिशील भी होते हैं। तो पहला इसमें जरा देखना कि गतिशील प्रोकैरियोट्स जीव के बारे में देखिए बेटा, कुछ गतिशील प्रोकैरियोट्स होते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं आपके लिए। एक एग्जांपल तो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा एक उदाहरण और है जिसका नाम है मिक्सोबैक्टीरिया। ये 2 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं? वो गतिशील प्रोकैरियोट में होते हैं, ध्यान से। इसके अलावा कुछ और भी होंगे, जैसे कि एक है यू बैक्टीरिया। क्लियर बेटा? अब ध्यान से सुनना कि जो प्रोकैरियोट गतिशील होते हैं उनमें गति जो है वो 2 प्रकार की पाई जाती है। 2 प्रकार की गति कैसी होती है? पहली जो गति होती है वो होती है विसर्पण गति। विसर्पण गति को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग को आप सीधा सीधा बोल सकते हो फिसल कर तैरना, यानी कि फिसल जाना, फिसल कर, आम भाषा में आप बोल सकते हो फिसल कर गति करना। तो ध्यान से, जो आपके जीव गतिशील होते हैं, जो प्रोकैरियोट गतिशील होते हैं, तो एक तो गति उनमें पाई जा सकती है विसर्पण गति। तो विसर्पण गति जिनमें पाई जाती है तो वो एक तो है आपके साइनोबैक्टीरिया, ऊपर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, और एक है आपका मिक्सोबैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया नहीं है इसका एग्जाम्पल। यू बैक्टीरिया में ग्लाइडिंग नहीं पाई जाती। क्या इनमें पाई जाती है? साइनोबैक्टीरिया और मिक्सोबैक्टीरिया में विसर्पण गति होती है। और ये विसर्पण गति होती कैसे है कि ये जीव करते क्या है? अपने शरीर से, यानी अपनी कोशिका से श्लेष्मा निकालते हैं, श्लेष्मा को स्रावित करते हैं, और उसी श्लेष्मा पर ये फिसल कर गति करते हैं। क्लियर बेटा? यानी कि अगर देखा जाए तो इन जीवों के पास
गति करने के लिए कोई विशिष्ट संरचना, जैसे कि एक संरचना होती है जिसका नाम होता है फ्लैजिला, वो इनके पास नहीं पाई जाती। केवल ये क्या करते हैं, ये तो अपने सही से श्लेष्मा निकालते हैं और उसी पर फिसलकर गति करते हैं। तो एक तो गति होती है विसर्पण गति, ठीक, और दूसरी जो गति होती है वो है स्विमिंग, स्विमिंग गति, यानी कि तरल माध्यम में तैरना, तरल माध्यम में तैरना। और इस प्रकार की जो गति होती है ये पाई जाती है आपके किसमें, यू बैक्टीरिया में। तो यू बैक्टीरिया में क्या होता है कि तरल माध्यम में तैरने के लिए यानी कि स्विमिंग करने के लिए यू बैक्टीरिया में पाए जाते हैं फ्लैजिला। जैसे कि एक कोई है ये संरचना, तो इस तरह की संरचना पाई जाती है, लंबी लंबी संरचना, जिन्हें कहा जाता है फ्लैजिला, और इसी के माध्यम से ये क्या करते हैं, तरल माध्यम में गति करते हैं। तो मैंने बताया गतिशीलता के मामले में कुछ होते हैं गतिशील प्रोकैरियोटिक, तो जो गतिशील होते हैं उनमें दो प्रकार की गति, एक विसर्पण गति और एक आपकी स्विमिंग गति पाई जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोकैरियोटिक होते हैं जो गतिशील नहीं होते, तो उसको बोलेंगे अगतिशील प्रोकैरियोटिक। यही देख लीजिए, छोटा सा ये वो तो गतिशील प्रोकैरियोट, तो उसका एग्जाम्पल एक ही है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में कोई गति नहीं पाई जाती, यानी ना तो वो अपने शरीर से श्लेष्मा निकालते हैं और ना ही उनके पास कोई फ्लैजिला जैसी संरचना पाई जाती है। तो इस तरीके से आपके प्रोकैरियोटिक के लक्षण हुए समाप्त। तो प्रोकैरियोटिक में आपने कौन कौन से लक्षण कर लिए, कोशिका भित्ति कर ली, कोशिका झिल्ली कर ली, कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं क्या नहीं है वो सारा कुछ आपने पढ़ लिया, केंद्र कैसा होता है, गुणसूत्र कैसा होता है, नेक्स्ट कौन सी चीजें पाई जाती हैं कौन सी नहीं, वो सब कुछ कर सके। और लास्ट में तो आपने ये भी कर लिया कि प्रोकैरियोटिक जो है वो गतिशील होते हैं या नहीं होते। क्लियर। तो इस तरीके से आपके प्रोकैरियोटिक के लक्षण हुए समाप्त। तो अब हम कर क्या रहे हैं टॉपिक, हमारा टॉपिक तो ये था किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा के अंतर्गत हमको तो ये करने थे आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं कि मोनेरा के अंतर्गत जिनको रखा गया है वो कौन है, प्रोकैरियोटिक जीव है। तो हम सीख रहे थे कि प्रोकैरियोटिक जीवों के लक्षण क्या होते हैं। तो अब हम एक एक करके ये जितने भी आपके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इन सभी के बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे, जो तो आपके किताब में डायरेक्टली लिखे हुए हैं। ये नहीं है कि ये नहीं लिखा हुआ, ये चैप्टर नंबर 8 में भी है और चैप्टर नंबर आपके 2 में भी है। तो ये भी आपको करना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जिसको ये आता है ना तो उसको ये करना सब कुछ आसान है। तो लास्ट में आपको मैं मोनेरा के अंतर्गत जो जो एग्जाम्पल रखे गए हैं उन सभी के उदाहरण एक बार फिर से लिख देता हूं। देखिए बेटा कौन कौन से उदाहरण है, 4 उदाहरण तो आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रोकैरियोटिक के उदाहरण देखो कौन कौन से उदाहरण है, प्रोकैरियोटिक में कौन कौन को रखा गया। पहला जो नाम लिखा हुआ उसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया, ये पहला एग्जांपल। दूसरा जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। तीसरा एग्जांपल जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट इसके अलावा एक एग्जांपल जिसका नाम माइकोप्लाज्मा। तो ये 4 तो आपको पहले से बताता आ रहा हूं। नेक्स्ट इसके अलावा कुछ एग्जांपल मैंने और आपको लिखे हैं बीच बीच में, मिक्सोबैक्टीरिया। क्लियर है। इसके अलावा एक बैक्टीरिया और, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट्स, जिसका नाम है रिकेट्सिया। रिकेट्सिया भी एक प्रोकैरियोट्स है। इसके अलावा एक और आपका प्रोकैरियोटिक है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटीज। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा मैंने आपको याद हो अभी की क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक बताए थे जिनके पास कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। तो वो 3 उदाहरण कौन कौन से आपको लिखे थे, मैंने एक उदाहरण लिखा था जिसका नाम था एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा लिखा था एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम, और तीसरा एक और लिखा था जिसका नाम था जाइमोसर्सिना। तो ये आपके सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसके बेटा, प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल है। लेकिन हमको करने कौन कौन से हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं एनसीईआरटी के अनुसार, तो हमको करने हैं, एक करना हमें आर्कीबैक्टीरिया, एक करना हमें बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया, एक करना हमें ब्लू ग्रीन एल्गी और एक करना हमें माइकोप्लाज्मा। तो हमें ये मिक्सोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, नेक्स्ट एक्टिनोमाइसिटीज, इसके अलावा एसिटोबैक्टर ज़ाइलिनम और एसिटोबैक्टर एसिटोजीनम और जाइमोसर्सिना,
1 2 3 4 5 6 ये हमें नहीं करने। क्लियर? तो नेक्स्ट अगली वीडियो से हम एक एक करके इन सभी टॉपिकों को करने लगेंगे, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। तो आज की क्लास में यही आपके लिए काफी है। तो आज की अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है, पूरी की पूरी वीडियो देखी है, तो इसके लिए थैंक यू, क्योंकि मेरी वीडियो इतनी लंबी हो रही है। कोई स्टूडेंट है जो कई बार कमेंट्स कर देता है, सर इतनी लॉन्ग वीडियो मत बनाओ। क्या करें बेटा, अगर मैं प्रॉपर्टी के एक एक लक्षण करवाने लगा तो इसमें तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कम से कम 40 से 50 मिनट की वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। आगे चल चल के तो मैं करीबन 1 घंटे, सवा घंटे या 1.5 घंटे की वीडियो ही बनाऊंगा। क्यों? अगर छोटी छोटी मैं वीडियो बनाने लगा तो इस तरीके से तो हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा ही नहीं मार्च अप्रैल तक। इसलिए हमें लॉन्ग वीडियो बनाने की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है, वो कैसी लगी है, कैसी नहीं है, तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताया करें। आप ना तो लाइक करते हो ना ही कमेंट्स करते हो। लाइक मत करो पर कम से कम कमेंट्स तो करो। ये बताओ कि मेरी जो वीडियो है या जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। साथ ही साथ जो नए बच्चे आते हैं तो प्लीज वो रुकें और वीडियो को देखें। अगर आप देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, तभी तो कहीं जाके मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज जो नए बच्चे आते हैं वो सब्सक्राइब करो, और जो पुराने बच्चे हैं तो प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया तो वो इन वीडियोस को या मेरे चैनल को शेयर करें। क्लियर बेटा? ओके, थैंक यू।